Hello guys, let's start our lecture. Uh, Hello, let's start our lecture. हमने जो है करंट अफेयर्स का अपना जो सेशन है that we have already been started. जो हमारे लेक्चर है इसमें हमने ऑलरेडी इससे पहले बहुत से जो पार्ट्स है लेक्चर के वो हमने कवर कर लिए हैं. आज के जो सेशन है हमारा, आज का जो सेशन है जहाँ पर हमें कवर करना है, यहाँ पर जो है हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर. इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कॉन्ग्रेट करना चाहता हूँ. आई वांट टू कॉन्ग्रेट ऑल आवर स्टूडेंट्स. क्यों? बिकॉज हमने जो है सीरीज स्टार्ट किए हुए, वी हैव डन द ऑलमोस्ट वी हैव डन द 100 एमसीक्यू. तो हमने जो है 100 एमसीक्यू का जो अपना टारगेट था दैट वी हैव अचीव. तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि हम सब लोगों का अचीवमेंट है ये 100 एमसीक्यू हमने टारगेट थे, हमने टारगेट कर लिए हैं. जो भी नए बच्चे हैं अभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके वो जो 100 एमसीक्यू का पूरा भंडार है, पहले वो पूरा भंडार आप 100 एमसीक्यू का आप कर लो. इसके बाद जो है हम आगे मूव ऑन करेंगे. अब आज का जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें भी मैंने टारगेट किया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू आपके लिए लेके जाऊं जो कि करंट अफेयर से आपसे लिंक है. इससे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ रिवीजन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिवीजन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो या फिर जब भी करंट अफेयर्स का आप सेशन करते हो, बच्चे नए नया कंटेंट पढ़ते हैं, नए कंटेंट पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन पढ़ते समय क्या होता है ना, बच्चे आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो उनको जो है क्या करना है कि एक्स्ट्रा दे नीड टू बी डू इट, और वो होता है रिवीजन. और रिवीजन अगर नहीं होती है तो फिर करंट अफेयर कोई मतलब नहीं है. इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है. जैसे कि सबसे बढ़िया सवाल जो मैंने आपको पूछा था इससे पहले कि एट वेरी फर्स्ट मुझे बताओ यूपीआई एटीएम सिस्टम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है. इसको हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था. तो इसके लिए मैंने बोला था कि बॉब जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके द्वारा ये यूपीआई सिस्टम जो है हमने लॉन्च किया था. दैट यू नीड टू बी रिमेंबर. उसके बाद मैंने एक बोला था कि ऑपरेशन अजय, मैंने बोला था कि ऑपरेशन अजय के बारे में. तो मैं सवाल बोल रहा था कि ऑपरेशन अजय किस कंट्री के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है. तो ऑपरेशन अजय जो है इंडिया द्वारा इजराइल में जो इंडिया के सिटीजन्स है उनको बचाने के लिए वी हैव बीन लॉन्च द ऑपरेशन अजय, ठीक है. इसके साथ साथ मैंने जो नोट्स मतलब हमने किए थे उसमें ये भी बोला था आपको कि ऑपरेशन गंगा के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है कि ऑपरेशन गंगा क्या है. ऑपरेशन गंगा जो है इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था यूक्रेन और रशिया वॉर के दरमियान, ठीक है. ये भी हमने जो है आपसे करवा लिया है ऑपरेशन गंगा. उसके बाद मैंने बोला था कि इजराइल का कैपिटल याद करके बोलो. तो इजराइल का कैपिटल क्या था? इजराइल का कैपिटल जो था आपका होता है तेल अवीव. ये भी मैंने बोला था इजराइल कैपिटल क्या आपका तेल अवीव. इजराइल का कैपिटल तेल अवीव, ठीक है. उसके बाद मैंने बोला था कि जो अपना इंपॉर्टेंट चीज है लाइक रिगार्डिंग योर बैंकिंग सिस्टम का, जो मैंने बोला था कि भाई हाईएस्ट कैपिटल लेंडिंग की अगर बात की जाए, हाईएस्ट कैपिटल लेंडिंग की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में कैनरा बैंक सबसे बढ़िया था, ठीक है. कैनरा, ठीक है, कैनरा एंड एसबीआई, ठीक है, दोनों याद कर रहे हैं ना, कैनरा एंड एसबीआई, वो एक दूसरे को कैच ओवर करते रहते हैं, कैनरा एंड एसबीआई. तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करो तो बोथ आर वेरी हाईएस्ट लेंडिंग, मतलब सबसे ज्यादा लोन जिन्होंने बांट रखे हैं, लेंडिंग कर रखे हैं, तो उसमें कैनरा एंड एसबीआई रहता है, ठीक है. अगर ओवरऑल सब बैंक की बात करें इंक्लूडिंग प्राइवेट तो एचडीएफसी का फिर रैंक वन आ जाता है, ठीक है. तो ये जो चीजें हैं इससे पहले हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है. आज जो है आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए. ये लास्ट टाइम मैंने किया था, जिन लोगों ने भी लास्ट लेक्चर नहीं किया पहले वो वीडियो देखो एंड देन विल कंटिन्यू विद दिस, ठीक है. चलो आज के लिए पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू. टेक अ 2 minute, read questions well and then answer. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड.
नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पहली बात यह है कि कब गठन हुआ है, पहली बात यह है कि गठन कब है। तो रिमेंबर दिस इज गठन ऑन अक्टूबर 4 2023 यहाँ पर गठन हुआ है, ठीक है। which focus on enhancing the turmeric export को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? up to $1 billion by which year? कौन से साल तक टर्मरिक का एक्सपोर्ट जो है $1 बिलियन करने के लिए इस पर्टिकुलर बोर्ड को गठन किया गया है। तो आपको मुझे बताना है कौन इनमें से कौन होगा। अब देखो, मैंने इससे पहले आपको कुछ चीज समझा के रखी है। मैंने एक डायग्राम भी आपको बना के दी थी जहां पर मैंने लिखा था कि आप ऐसा पकड़ लो कि बीच में 2030 लिखते ना, और फिर लिखना भाई यहाँ तक क्या क्या करना है। इंडिया वांट टू बिकम लेट्स से ग्लोबल हब फॉर ड्रोन्स, ये हमें अचीव करना है। देन इंडिया वांट टू बिकम मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर इन अ ग्रीन शिप के प्रोडक्शन के लिए भी हमें अचीव करना है। When it comes to coal production, we want to increase our coal production by 140 million MT तक हमें बनाना है अप टू 2030। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रेलवेज जो है इंडिया की, रेलवेज ने बोला है कि दे विल अचीव नेट कार्बन इमिशन, अप टू द ईयर 2030। तो 2030 के जो टारगेट्स है, तो वे मैंने टारगेट्स आपको दे रखे थे कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट्स। और एक टारगेट था कि 500 मेगावोल्ट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना है अप टू द ईयर 2030। तो ये जो टारगेट्स है जो 2030 के अराउंड घूम रहे थे, तो ये साल बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साल। तो आपको इस तरीके से सारे जो टारगेट्स है उनको याद करना है, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि टर्मरिक एक्सपोर्ट्स को $1 बिलियन तक लेके जाना है। कौन से साल तक? इनमें से कौन सा साल होगा? 25, 30, 35, 40। Remember, government of India decided to achieve it up to the year 2030। कौन सा ईयर है ये? 2030 तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल रखा है कि हमें जो है टर्मरिक एक्सपोर्ट जो है अचीव करना है। तो आपका जो भी ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, उस डायग्राम में आपको और एक एरो इस तरीके से ऐड करना है, वो आप पे लिख देना है कि टर्मरिक एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है? $1 बिलियन का है अप टू द ईयर 2030। 2030 तक ये टारगेट हमें अचीव करना है, ठीक है। दिस इज द टारगेट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अस, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज अ वेरी क्रूशियल, दैट इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर मतलब थोड़ा सा इनके लिए मैं जानकारी भी आपको दे रखी है यहाँ पर। इफ यू रीड दिस थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हैज अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड कब हुआ है? अक्टूबर 4 2023 में। तो इसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, इसके साथ साथ इसको टारगेट क्या दिया गया है कि दे हैज टू एनहांस द टर्मरिक एक्सपोर्ट, दे हैज टू एनहांस द टर्मरिक एक्सपोर्ट अप टू द ईयर 2030, ठीक है। और कितना करना है? 1 बिलियन तक उनको करके रखना है, ठीक है। नाउ अब ये भी याद रखना कि टर्मरिक जो है हमारा खुद का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट है, हमारे पास उसका जीआई टैग है। टर्मरिक इज अवर प्रोडक्ट, ठीक है। और बहुत सारी मेडिसिन हो गई आपकी, वन ऑफ द हाईएस्ट मेडिकल प्लांट्स है, उसका बहुत ज्यादा मेडिकली यूज किया जाता है। तो दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करेंगे टर्मरिक को, ठीक है। और इसके लिए इस पर्टिकुलर बॉडी का गठन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने सवाल ड्रॉप करके जा रहा हूँ कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट इंडिया में कहाँ पे हुई? पहले बताओ कहाँ पे हुई है? ठीक, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, ठीक है, कहाँ पे हुई है? ठीक है, इसको आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे हुई है और कब हुई है और कौन सी जगह पे हुई है, ठीक है। दैट यू नीड टू बी टेल मी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात ये भी समझ लो, जब आप ये डिस्कस कर रहे हो कि नेशनल बोर्ड टर्मरिक कब हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का कौन सा रोल होगा? कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी? रिमेंबर इट इज रोल प्लेड बाय द मिनिस्टर ऑफ आयुष। जो मिनिस्टर ऑफ आयुष है आपकी, मिनिस्टर ऑफ आयुष का इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। लेकिन हाँ, केवल मिनिस्टर ऑफ आयुष ही नहीं है। अगर आप मेंबर्स के बारे में बात करें, आप बोलो तो यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स है, तो यहाँ पे ना मेंबर्स तो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष इज अ मेंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर मेंबर, एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये सारे जो है उनके सारे जो मिनिस्ट्रीज है उनका क्या है, मेंबर्स है। और जो चेयरपर्सन है, ऑब्वियसली चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर। यस, सुगम REC। ठीक है, सुगम REC। ये जो आपको ना जो पहले पहले जो ये याद रख लो, ये जो सुगम REC के बारे में हम बोल रहे हैं ना, ये क्या है पहले? ये एक मोबाइल ऐप है। व्हाट इज दिस इज वन ऑफ द मोबाइल ऐप, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, सुगम REC क्या हो सकता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे जा सकते हैं हम, जो महारत्ना है, सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है हमारे, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर को ऐप को हमने लॉन्च किया। तो इसमें क्या होगा, जो भी बॉन्ड्स जिसे बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं बॉन्ड्स, और उसके बॉन्ड जो इन्वेस्टर्स होंगे, तो उस इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड को जो है इस मोबाइल ऐप द्वारा ले भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। और पर्टिकुलरली किसके रिगार्डिंग ये काम करेगा, ये पर्टिकुलरली इसको क्या, इसका मेन मोटिव जो है वो क्या हो जाएगा, तो जो भी लोग या फिर जो भी पीपल इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, और उसमें इन्वेस्ट करके जो है फिक्स इनकम जो है जनरेट करना चाहते हैं, दे वांट टू इनपुट देयर फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो दे कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर मोबाइल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किस के द्वारा जो चलाया जाता है, या फिर किसके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट इतना न्यूज में है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, this has been launched by the which agency? This has been launched by the REC Limited। REC Limited द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब REC Limited कौन है, याद रखना, REC Limited एक महारत्ना कंपनी है, किसकी? सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये चलाई जाती है। और इन्होंने क्या कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुगम REC। ये जो ऐप है इनके द्वारा ये ऐप लॉन्चड है। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, तो रिमेंबर यू कैन डाउनलोड योर ई बॉन्ड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो आपके ई बॉन्ड्स है या फिर जो भी आपकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इस सबको जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस मोबाइल ऐप द्वारा आप इन सबको मैनेज भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज, जो है आपने 54 EC बॉन्ड, ये क्या है? दिस नथिंग बट अ कैपिटल गेन बॉन्ड। व्हाट कैपिटल गेन बॉन्ड? और जिसके तरीके से मैंने बोला, ये क्या होता है कैपिटल गेन बॉन्ड? दिस इज द फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। दिस इज फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो आपको पैसे जो है प्रोवाइड करेगा। ओके, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे कैन सेव द इनकम टैक्स विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसमें इनकम टैक्स भी आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने बोला, दिस इज हैज टू बी अ मैनेज। ठीक है, REC कंपनी जो आपकी वो उसके लिए मैनेज कर लेती है। If you want to read more regarding REC, remember REC is the Rural Electrification Corporation Limited। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ पर जो भी लोग हैं जिनको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में, इलेक्ट्रिसिटी के बॉन्ड्स में, दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ रिमेंबर REC का फुल फॉर्म क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फाउंडेशन कब है? 1969 में है। हेडक्वार्टर क्या है उसका? न्यू दिल्ली है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए मैं चाहता हूं, नेक्स्ट सवाल, एवरीवन प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज अटेंड, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, अटेंड इट। टेक अ फ्यू सेकंड, लेकिन अटेंड। ओके, आई होप आप सबने जो है आपका क्वेश्चन जो है इसको रीड कर लिया है आराम से। ओके, एंड आपने आपका सही आंसर भी मार्क कर रखा है। देखो, जब भी एग्जाम में आप बैठे हो और इस तरीके का सवाल अगर आपको आता है, तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हाउ कैन आई अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? तो बच्चा, हाउ यू शुड अटेम्प्ट? देखो, पहला ना आप रीड करना पड़ो क्या लिखा है यहाँ पे। देखो, पेमेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। चलो, कुछ तो पेमेंट रिगार्डिंग बात चल रही है, और एक डेवलपमेंट फंड है। एक क्या, ये डेवलपमेंट फंड है। ठीक है,
अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PIDF would promote a financial inclusion in a country। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सक्सेसफुली, अगर आप पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को सक्सेसफुली इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। अब देखो, जब भी कोई डेवलपमेंट फंड है जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो पैसा जब इन्वॉल्व हो जाता है, पीपल्स का फाइनेंशियल इंक्लूजन उसी के साथ ही होगा। जब भी लोग किसी एक फंड में इन्वेस्ट करेंगे, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वर्ड है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ड, इसका प्रॉपर डेफिनेशन किसके पास है नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि जिस भी तरीके से लोग बैंक से जुड़ जाएंगे या फिर कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, जैसे फंड है, म्यूचुअल फंड है या कोई भी अदर फंड है, उससे अगर लोग जुड़ गए तो हम बोलते हैं कि भाई हाँ, बैंक लोग जो है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब भी लोग जुड़ेंगे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण जो भी आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसमें जो है आपके लोग इम्प्लीमेंट जुड़ जाएंगे और जुड़ने के कारण जो फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका कंट्री में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली होगा कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू इंक्रीज अ नंबर ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस के डिवाइस है उसको क्या करना, बढ़ाएगा, बढ़ाए उसको क्या करना, बढ़ाई देना, अभी उसको बढ़ाना। अब देखो ये जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस है जो बढ़ने वाले हैं, उसको अगर बढ़ाओ दोगे तो बढ़ाओ दोगे मतलब क्या है, लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, लोग इस एप्स को, इस पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तभी तो क्या होगा, तब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो यानी आपको क्या लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट एक ही बात तो कह रहा है, ये बात क्या है, लिंक्ड है। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट की बात क्या है, लिंक है। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीपल्स एक्सेप्टेंस जो डिवाइसेस होंगे उसको बढ़ाओ, नंबर ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस बढ़ेंगे, मतलब जो लोग हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे आपके फाइनेंशियल सिस्टम से, और जब लोग आपके फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। तो इफ यू डोंट नो एनीथिंग, और अगर आपने बस ये दो स्टेटमेंट को एनालाइज कर लिया, इन दो स्टेटमेंट को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, जिस तरीके से मैंने अभी किया है, तो आपको पता चलेगा भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक ही है, ठीक है। इसलिए जो आपका आंसर है, व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर देयर, योर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड योर सेकंड स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर स्टेटमेंट नंबर 1, कि भाई अगर नंबर लोग बढ़ेंगे, पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस बढ़ेंगे, तभी जो है लोग उनसे जुड़ जाएंगे, और जब लोग जुड़ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, एंड दैट्स व्हाई योर आंसर ए शुड बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में देखना है, और मैंने यहाँ पर स्पेशली ये मेंशन कर रखा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको किसके द्वारा अभी एक्सटेंडेशन मिला है, तो इससे हैज बीन आरबीआई का एक्सटेंशन मिला है। और इसमें क्या बोला गया है स्कीम में कि भाई इसमें जो पीएम आपका विश्वकर्मा योजना है, इसमें से जो लोग होंगे वो भी इस फंड में आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, रिमेंबर आरबीआई द्वारा, ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है इसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। कब, जनवरी 21 में लॉन्च हुआ था, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी अभी ये खत्म होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको और एक्सटेंड दिया है। कितने साल का एक्सटेंशन दिया है इसको, और 2 साल का स्कीम को जो है एक्सटेंशन दिया गया है। और क्यों दिया गया है, बिकॉज प्राइमरली यहाँ पर आपके दो इंपॉर्टेंट जो है स्कीम्स है उसको इसको इंक्लूड कर देंगे हम। कौन से स्कीम के इंक्लूड होने के, पहला पीएम विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड हो जाएगी, और पीएम स्वनिधि का जो स्कीम है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्लूड, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई चलो ये स्कीम क्या है, फिर अगर ये स्कीम को इंक्लूड कर रहे हैं तो स्कीम क्या है। तो मैंने स्पेशली जो है स्कीम के ऊपर आपको सेपरेटली मतलब यहाँ पे नोट बना के दिए हैं कि जो भी आपकी पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पहली बात तो ये है। कौन सा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर। इसका मतलब समझो पहले, सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है इस स्कीम के सारे पैसे, मतलब 100% फंड्स, 100% फंडिंग किसके द्वारा होने वाली है, तो भाई 100% फंडिंग इस स्कीम की
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होने वाली है, ठीक है, अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम कब लॉन्च हुई है? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई है और टोटल इसका फाइनेंशियल आउटलेट है 13,000 करोड़ का, ठीक है। और ये स्कीम केवल 5 सालों के लिए है, सालों के लिए 5 सालों के लिए है। और इस स्कीम के अंतर्गत किस कहाँ पे फोकस होने वाला है? जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल आपके आर्टिशियंस हैं और क्राफ्ट पीपल है, वो जो पीपल है उनके ऊपर जो है पर्टिकुलर ये स्कीम फोकस करेगी, ठीक है। इन लोगों के ऊपर जो है पर्टिकुलर ये स्कीम फोकस करने वाली है। उसी के साथ साथ मैंने जो सेकेंड जो आपकी स्कीम है पीएम स्वनिधि, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पीएम स्वनिधि क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रिक्ट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रिक्ट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें पर्टिकुलरली क्या फोकस है कि जो भी आपके वेंडर्स है, स्ट्रिक्ट वेंडर है, उनको कोलैटरल फ्री उनको एक लोन मिले, ठीक है, उनको क्या मिले? एक लोन मिले, कोलैटरल फ्री उनको लोन मिले। कितने तक का? 10,000 रुपए तक का। और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए उनको लोन मिले, ठीक है, 10,000 रुपए। ये क्यों लोन देने वाले हैं? बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 क्या होता है ना, बहुत सारे जो स्ट्रिक्ट वेंडर थे उनका जो है जॉब लॉस हुआ था, ठीक है। और जॉब लॉस होने के कारण क्या है, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई आगे, तो उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का आयोजन किया गया था, लॉन्चिंग किया गया था। इस स्कीम के तहत उनको जो पीपल है उनको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा 10,000 रुपए तक का फॉर टेन्योर ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना। अब ये स्कीम कौन चलाता है? कौन सा मिनिस्ट्री है जो स्कीम को चलाता है? तो रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस स्कीम को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को चलाने की जिम्मेदारी है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके लिए है, मार्क द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इजी सवाल है, सबको मार्क करना है। मार्केट फूड सेफ्टी सप्लाई has clarified that addition of protein binders in a milk and milk product are not permitted. परमिशन नहीं दी है। तो फसा है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करती है? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको काम करती है? मार्क द करेक्ट आंसर। मुझे पता है सबको आएगा, ठीक है, जो भी मन में है मार्क करो। ओके, फसाई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो जब भी आप ये पढ़ोगे, जब सबसे पहले कौन सा ऑप्शन रीड होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जिसको भी लग रहा है ऑप्शन नंबर बी है, भाई तुम घर जाओ, बिकॉज आपको भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा, होम अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं होगा। इवन इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट्स नथिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट चल रहा है। यहाँ पे किसके बारे में चल रहा है? यहाँ पे बातचीत चल रही है फूड सेफ्टी के, ठीक है, फूड सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फूड सेफ्टी की बात करें तो आइदर इट शुड बी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन दोनों में से एक ही होने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे फूड सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, व्हाई फूड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बात समझो, हाउ यू शुड बी थिंक, या फिर हाउ यू शुड बी लिंक योर क्वेश्चन। आप किस तरीके से जो क्वेश्चन को लिंक करोगे, ठीक है। नाउ व्हाई फूड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा व्हाई फूड सेफ्टी इज सो मच इंपॉर्टेंट। फूड सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? फूड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फॉर द हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट किस लिए? हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव फसाई जो है आपका, दैट फसाई का जो भी रिलेटेड थिंग है, फूड सेफ्टी का जो भी थिंग है, वो किससे लिंक है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिंक है। किससे लिंक है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये क्या है? लिंक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। किससे लिंक है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये चीजें क्या है आपकी? लिंक है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो दिस इज अगेन द नेक्स्ट थिंग जो फसाई है आपका। द फसाई इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज में क्यों है? तो दैट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है जो पर्टिकुलर आपके प्रोटीन्स रिगार्डिंग जो चीजें प्रोटीन एडिंग प्रोटीन बिल्डर्स है, ठीक है, वो द डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज द कर्ड में डालते हैं प्रोटीन्स जिसे हम बोलते हैं, जो कि गुड नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए। दैट्स व्हाई दे हैव बीन बैन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उन्होंने बोला कि यू शुड नॉट बी ऐड दिस मिल्क प्रोडक्ट्स आर नॉट बीन परमिटेड बाय फसाई, ठीक है। नाउ
आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर। मैंने इसके पहले ही बोला है कि इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किस फर्म द्वारा या फिर किस बैंक द्वारा जो है लॉन्च हुआ है। देखो बहुत सारे जो है आपको पता होगा कि अभी पर्टिकुलर कार्ड्स लॉन्च हो रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल है ओके, ठीक है। जोमैटो यूपीआई लॉन्च हुआ है अभी, ठीक है, जोमैटो यूपीआई लॉन्च हुआ है। जोमैटो यूपीआई किसने द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रिमेंबर दिस इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ द आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई कार्ड, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको मिलेगा एक होटल क्रेडिट कार्ड, इवन दिस इज वन होटल क्रेडिट कार्ड भी अभी लॉन्च है। और ये पर्टिकुलरली कौन से होटल्स के क्रेडिट कार्ड है ये, पर्टिकुलरली आई कैन से जेडब्ल्यू मैरियट वाले जो होटल्स है, अपने मैरियट वाला जो होटल है, ठीक है, मैरियट के जो होटल्स होते हैं, ठीक है, मैरियट वाले, तो वो होटल के लिए है। ये किसके द्वारा लॉन्च है, ये एचडीएफसी द्वारा लॉन्च है, ठीक है। उसके बाद आई कैन से स्विगी का भी एक यूपीआई है, स्विगी का भी यूपीआई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो। स्विगी का भी एक यूपीआई है, किसके द्वारा है, एचडीएफसी द्वारा है। स्विगी इज बाय एचडीएफसी, नहीं ये श्योर है मेरे, एचडीएफसी द्वारा ही है, ठीक है। जोमेटो है आईसीआईसीआई द्वारा, स्विगी एचडीएफसी द्वारा, होटल क्रेडिट कार्ड है मैरियट द्वारा है। देन यू हैव अ कार्डलेस एटीएम, जैसे मैंने बोला यूपीआई एटीएम है, यू हैव यूपीआई एटीएम। ये किसके द्वारा यूपीआई एटीएम वाला, भाई ये सिस्टम बॉब द्वारा की गई है, ऐसे मैंने डिस्कस किया था। ये सारी चीजें हैं, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है रिगार्डिंग बैंकिंग सिस्टम एंड यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड, इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च है, तो कौन सा फॉर्म है जिसके द्वारा ये विद द हेल्प ऑफ whom दिस हैज बीन लॉन्च्ड, ओके। एस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। जैसे मैंने अभी दोनों का बोला, एचडीएफसी का बोला, एस बैंक का एक याद करो, एस बैंक का भी याद करो। एस बैंक एक पर्टिकुलर भी प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम स्टार्टअप का, एस किरण, क्या नाम प्रोग्राम का, एस किरण प्रोग्राम है, ठीक है। थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ के रखना, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मैं खुद ही नेक्स्ट लेक्चर में बोल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप खुद भी पढ़ लेना। एस किरण इनका पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो विच बैंक हैज लॉन्च, तो इसका आंसर बता दो, कौन सा बैंक द्वारा लॉन्च हुआ है। तो रिमेंबर इट हैज बीन लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च हुआ है। इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो है आपका एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च हुआ है। मतलब व्हाट इज पर्टिकुलर दिस कार्ड, ये जो कार्ड होगा उसके ऊपर आना, दिस कार्ड डज नॉट डिस्प्ले, दिस कार्ड डज नॉट डिस्प्ले एनी कार्ड नंबर, एनी एक्सपायरी डेट और एनी सीवीवी नंबर। ना तो एक्सपायरी डेट ये मेंशन करेगा, ना सीवीवी नंबर मेंशन करेगा, ना कुछ इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होगा इसका ऐप के ऊपर, ठीक है। फिर कैसे हो जाएगा, तो जो आपका ऐप है, मतलब फिप जो है, फिप पार्टनर है, तो फिप का जो आपका ऐप है, तो फिप क्या करेगा, तो फिप आपको पर्टिकुलर क्या कर लेगा, फिप उसके ऐप के ऊपर जब आप जाओगे ना, फिप के ऐप के ऊपर, तब उस ऐप के ऊपर आपको जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे, तब वो ऐप आपको पर्टिकुलर क्या करेगा, दिखाएगा कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर ऐप है, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आपके सारे कार्ड डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन आपके कार्ड्स के ऊपर डिटेल नहीं होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर ऐप में जब आप जाओगे तब आपको जो ये सारे डिटेल्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप टू आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली पीएसयू, ओनली पब्लिक सेक्टर, पब्लिक जो अपना पीएसयू है, इंडियन पीएसयू है, जो फॉर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कैटेगरी में लिस्टेड हुई है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी होगी, देखो अगर मैं ना बात करूं कि केवल इस कंपनी में लिस्ट में, मतलब ये कंपनी है क्या पर्टिकुलर, ये आई कैन से लिस्ट है क्या, तो दुनिया भर के 700 कंपनियों को मार्क किया गया। कितनी कंपनी, दुनिया भर के 700 कंपनी। और देखा गया कि ये जो कंपनी है उनके जो एम्प्लॉयज है, उनका जो वर्क कल्चर है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, किसी अकॉर्डिंग से नहीं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसको चेक किया गया। तो 700 कंपनियों में से हमारी भारत की जो पीएसयू है रैंक हुई है, मतलब हमारे दो, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, यार बात समझो, व्हाई दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ दो इट इज गवर्नमेंट कंपनी, स्टिल स्टिल इनका जो रनिंग है या फिर जो वर्क कल्चर है, जो फंक्शन है, वो किसके आधार के ऊपर है, वर्ल्ड्स बेस्ट स्टैंडर्ड्स, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ ये कॉम्पीट करती है। दो इधर पीएसयू, बट ये बोला जा रहा है कि ये बहुत दुनिया के बड़े बड़े जो प्राइवेट ओनर्स है उनसे भी ज्यादा बेटर ये पर्टिकुलर कंपनी काम कर रही है, मोर बेटर।
तो ऐसे काम करने वाली कौन सी सबसे अच्छी कंपनी है? तो दैट पीएसयू है, इंडियन पीएसयू। रिमेंबर योर आंसर इज एनटीपीसी। ये एनटीपीसी इज दैट पर्टिकुलर आई कैन से कंपनी जिसके द्वारा इतने सारा जो चलाया जाता है। दे आर वेरी गुड, टेक केयर ऑफ देयर ओन एम्प्लॉइज। ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट सवाल आता है कितना रैंक है? तो रिमेंबर दिस इज 261, उसका रैंक कितना है? 261 जो है उसका रैंक है व्हेन इट कम टू आउट ऑफ द 700 कंपनीज। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में हम बोलते हैं कि रैंक 1 के ऊपर अब रिलायंस है। ठीक है, अगर इंडिया की पूरी इंडिया की बात करी जाए तो रैंक 1 पे रिलायंस है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ठीक है, देन वी हैव अदर प्लेयर्स एज वेल, और उसमें से एक प्लेयर कौन सा था? एनटीपीसी। एनटीपीसी इज द ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक जो इसमें लिस्ट है। प्राइवेट और भी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये एक ही गवर्नमेंट कंपनी आपको मिल जाएगी आउट ऑफ 700। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर प्राइवेट की बात करूं मैं, सैमसंग इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। सैमसंग रैंक 1 के ऊपर आता है, माइक्रोसॉफ्ट के बाद आता है। ठीक है, ये जो है दुनिया भर के टॉप मोस्ट कंपनियां है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आई बिलीव इट सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, नो डाउट, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन इज डेफिनेटली नॉट अ इजी क्वेश्चन। फिर भी ट्राई टू आंसर इट, आंसर करने का ट्राई करो। ए हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ यू डोंट नो द फुल फॉर्म, तो आई बिलीव इट मोस्ट ऑफ यू कैन गो इट फॉर द ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट लोग जो है जिनको फुल फॉर्म पता नहीं है, दे कैन इजीली मार्क ऑप्शन नंबर ए। लेकिन सब जो एग्जाम में ना आपके साथ यही होता है, अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो आप फिर गेस, आपका गेस पता है ना मुझे कितना स्ट्रॉन्ग है आपका गेस, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज मार्क, जो भी आपने मार्क किया ना अभी तक, ठीक है, वो सारा रॉन्ग होगा। आई गारंटेड यू कि जो भी आपने मार्क किया फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सारा का सारा गलत मार्क किया होगा, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्राम ए हेल्प। इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, दिस इज पर्टिकुलर फुल फॉर्म इज एक्रीडिटेड accredited agent for health and extension of livestock production। मतलब जो भी लाइफ स्टॉक है, ठीक है, जो भी लाइफ स्टॉक है उनकी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? हैज बीन लॉन्च इन स्टेट ऑफ झारखंड। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? स्टेट ऑफ झारखंड में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जो डेयरी इंडस्ट्री है उनका, उनके द्वारा ए डैश हेल्प प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या फोकस करेंगे कि जो भी हमारे फीमेल्स हैं, जो भी हमारे वुमेन्स हैं, उनको हम एम्पावर करेंगे, उनको एक एजेंट बनाएंगे, ताकि जो भी लाइफ स्टॉक है उनके रिगार्डिंग कुछ डिसीज होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में वो फीमेल वर्कर हमें ज्यादा अच्छे से काम करवा सके। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम, देखो हमने एक डिसीज देखा था अभी, लंपी डिसीज हुआ था, तो बहुत सारे एनिमल्स को ये पर्टिकुलर डिसीज हो चुका था। तो इस तरीके ना बहुत सारे डिसीजेस है जो एनिमल्स को होते हैं, एंड बाद में वो डिसीज ह्यूमंस पे भी स्प्रेड होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो उसको टेक केयर करने के लिए या फिर उनको संभालने के लिए, ठीक है, उनको संभालने के लिए ए डैश हेल्प जो है लॉन्च हुआ है। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? ए डैश हेल्प। इसको हमने क्या किया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप इसको याद कर लें, झारखंड में लॉन्च हुआ है, लेकिन लेकिन झारखंड में लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया के जो बहुत सारे स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटोरीज है, उसको भी जो इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई विल गिव द लिस्ट टू यू, कौन से ऐड है इसमें। अब देखो, हाँ, ये पर्टिकुलर आपका ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यस, ये जो है अगेन मार्क करो, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको आराम से, इवन इफ यू डोंट नो तो क्या सिस्टम है, आप लॉजिक लगा के जो है आप इसको मार्क कर सकते हो। मैं बस आपको एक हिंट दे दूं, यहाँ पर एक लिखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। यू शुड नॉट फाइंड द करेक्ट, करेक्ट वाला नहीं ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। आराम से रीड करना एंड मार्क इट, आराम से रीड करो एंड मार्क करो। यस, तो वन ऑफ द, जो भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो, देखो रीड करते हैं, इंटेलिजेंट ग्रीवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटेलिजेंस ग्रीवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, चलो, जो भी इंटेलिजेंस नॉलेज है, जो भी ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स लोगों के, उसको सॉल्व करना है, और वो भी सिस्टम है, एक सिस्टम इसको बनानी है। चलिए इतना समझ में आ गया दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? और ये देखो 2.0 है, 2.0 मतलब इसके पहले कुछ तो होगा, तो ऑब्वियसली इट इज अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, तो आईजीएमए इज अपग्रेडेशन ऑफ
centralized public grievances redressal and monitoring system portal with artificial AI and machine learning capabilities. मतलब क्या होगा, देखो नाम से पता चल गया कि हाँ भाई चलिए ये अपग्रेडेशन है। एक तो बात 2.0 से याद आ गया भाई, अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेडेशन होगा तो किसका अपग्रेडेशन होगा? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कोई ग्रीवेंसेस रिड्रेसल पोर्टल होगा और मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसका क्या है, अपग्रेडेशन है। ठीक है, और अपग्रेड करके क्या आया है, तो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका बहुत ज्यादा जनरल स्टेटमेंट है। हाई, ये स्टेटमेंट सही होने, दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ज्यादा सही स्टेटमेंट है आपका। अब अगर इवन इफ यू डोंट नो, अगर आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है, आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए तो चला गया बिकॉज पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन में आपको चला गया कि ये भी आपका क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो यू लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शन, अदर बी आपका हो सकता है, फिर डी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, अदर ऑप्शन इज अ बी और योर ऑप्शन इज अ डी, दोनों में से जो है आपका एक ही ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढने हैं। अब इफ यू लुक एट ये वाला कि दिस इज ग्रीवेंसेस इंप्लीमेंटेड बाय आईआईटी कानपुर, किसके द्वारा इंप्लीमेंटेड हुआ है, आईआईटी कानपुर द्वारा इसको इंप्लीमेंटेड किया गया है। अब सवाल यह है कि आईआईटी कानपुर सही है या गलत है, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जामिनेशन में, लेकिन हाँ आप 50-50 चांस दे सकते हो, दोनों में से आप एक कोई तो मार्क कर सकते हो ही हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो मैंने बताया हाँ ये सही है कि जो भी आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, दिस पर्टिकुलर ऑप्शन आईआईटी कानपुर, ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इंटेलिजेंस ग्रीवेंसेस मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये आईआईटी कानपुर द्वारा ही इसको इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट के आपके करेक्ट है, और लेकिन यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट के आपके करेक्ट है, इसलिए योर ऑप्शन इज नाइदर वन और नॉर टू, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है मैंने आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में दे रखी है, आप आराम से इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगेन यहाँ पर जो थोड़ा सा आप फंस सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पहले बोल दो आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आप फंस सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ट्राई, आप इसको ट्राई करो। ठीक है, टेक अ फ्यू सेकेंड एंड ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और ये जो पैटर्न है ना कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको जो फाइंड आउट करना है, ये आरआरबी के मेंस अगर आप देखोगे ना, आरआरबी के जो मेंस होगा उसमें अगर आप देखते हो तो वहां पर ना हमें टाइप का पैटर्न मिला है कि जो भी करेक्ट पेयर होगी वो ढूंढ के निकालो, या फिर जो इनकरेक्ट पेयर होगी उसको ढूंढ के निकालो। ठीक है, तो इस टाइप का जो सवाल जो हमने देखा है, ठीक है, जो आरआरबी जो है हमारी वहां के मेंस में, इसलिए तो मैंने इस तरीके से बनाया है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर गिवन अबव आर द करेक्ट, तो करेक्ट ढूंढने हैं आपको। ठीक है, आपको एलिमिनेशन नहीं है। ठीक है, देखो पहला लीड करते हैं लखपति दीदी। देखो लखपति मतलब 1 लाख हो गया, तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका, इट्स एम टू ट्रेन एसएचजीस टू अर्न अ सस्टेनेबल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज पर एनम पर हाउस होल्ड, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो कंफर्म हो गया। इफ वन स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी डिलीट हो गया, इसको हटा दो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अभी लेफ्ट विद दिस थ्री, ये तीनों में से एक तो सही है मेरा, एक स्टेटमेंट तो मेरा क्या है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग द ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड क्रेडिट, क्रेडिट प्रोवाइड करना है ग्रुप को, कितना क्रेडिट प्रोवाइड, 20 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे टू स्टार्ट अ माइक्रो एंटरप्राइजेस, देखो विद इन देयर विलेजेस। देखो एक बात समझो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको हम 20 लाख रुपए देंगे, और उस 20 लाख रुपए से क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रो फाइनेंस का कुछ स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे, गांव में, कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, गांव में। अब देखो ना, गांव में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना इज नॉट गुड, गांव में 20 लाख रुपए आप देने की बात कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग जो कि लॉजिकली देखा जाए तो दिस शुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें क्या रॉन्ग होना चाहिए। यू 20 लाख रुपए अगेन अ वेरी आई कैन से लिटिल बिट अ वेरी हाई अमाउंट। ठीक है, थोड़ा सा हाई अमाउंट है ये, इतना बड़ा अमाउंट आई डोंट थिंक सो दे कैन प्रोवाइड। ठीक है, अगर नॉर्मल लॉजिकली भी अगर आप बात करोगे तो भी आपको ये पता चल जाएगा, या फिर आप दिमाग में थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हो ना। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी क्या है, मेरा दो मतलब 3 स्टेटमेंट सही नहीं हो सकते, तो अब ये भी गया मेरा, ये ऑप्शन भी मेरा गया, तो आई लेफ्ट विद 2 ऑप्शन। आइदर मैं 2 स्टेटमेंट सही है, अब यहाँ पे पूछा है इस इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है,
तो ये आइदर दो ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत, दोनों स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, मतलब आइदर योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, आइदर ए इज करेक्ट हो सकता है आपका, या फिर आपका मतलब दोनों करेक्ट हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो आपका कोई तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो सकता है, आपकी जो मिनिस्ट्री है वो अलग हो सकती है। तो यहाँ पर आई विल गिव सम टाइम टू मार्क योर करेक्ट ऑप्शन, जो भी आपको लगता है कौन सी मिनिस्ट्री होगी, क्या मिनिस्ट्री होगी, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है ना, मार्क योर करेक्ट ऑप्शन। ओके डन, आई होप सबने मार्क किया। देखो यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे क्या बोला है, वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, मतलब वी नीड टू प्रोवाइड देम अ स्किल। पहली बात तो ये है, वी नीड टू प्रोवाइड देम अ स्किल, उसके बाद वी नीड टू प्रोवाइड देम एट ए विलेज लेवल, ठीक है, जो रूरल एरिया है, गांव का एरिया, गांव में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, रूरल एरिया प्लस स्किल, दोनों भी आपके मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से लिंक नहीं है, तो आइदर इट शुड बी मिनिस्टर ऑफ स्किल हो सकता है या फिर मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, या फिर मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगा और उनमें स्किल का प्रोग्रामिंग यहाँ पे होगी, बिकॉज दिस शुड नॉट बी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इफ यू लॉजिकली गो बैक, ठीक है, लॉजिकली अगर सोचोगे तो दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट योर ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है वही जो है आपका करेक्ट है, बाकी के दोनों ऑप्शन जो है आपके गलत है, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या आपके गलत है, इसलिए मैंने एज आई एक्सप्लेन यू द प्रोग्राम क्या है, इट टू इनकरेज वुमन स्टार्ट अ माइक्रो एंटरप्राइजेस विद इन देयर विलेजेस, उनके गांव में उनको माइक्रो फाइनेंस जो है टाइट करना है। गवर्नमेंट का डिसीजन क्या है, देखो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ट्रेन और 2 करोड़ लगभग दीदीज को बनाना है, दिस इज अ टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद के सामने रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, 1 लाख रुपए पर हाउस होल्ड जो गवर्नमेंट है उनको अर्न करना है, और यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सी मिनिस्ट्री है जो एक्टिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर पर्टिकुलर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, एज आई एक्सप्लेन हाउ दिस थिंग टू बी गोज आउट। आपको जो सारी की सारी चीजें लिखनी है और मार्क करके भी लिखना है, किस तरीके से मैं इस चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल जो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टारगेटेड एजेंसीज है जो काम करेगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, अगेन आई विल गिव फ्यू सेकंड टू यू, मार्क योर करेक्ट आंसर। देखो जेमिनी, देखो क्या बोला है पहले रीड करो, मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल एआई, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिया है, मल्टी मॉडल एआई, देखो स्टेटमेंट रीड कर, इट रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मोड्स of information to facilitate a human like reasoning and decision making। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तो ये पढ़ो क्या लिखा है, मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल मतलब क्या था, मल्टीपल मोड्स, ये तो इससे ही लिंक है, तो चलो ये तो सही हो गया, मल्टीपल मोड्स ही होंगे। एआई का काम क्या होता है, एआई का काम होता है जो ह्यूमन काम करता है उसको रिप्लेस करके मशीन द्वारा वो काम करवाना, दैट इज ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो दिस इज अ डाटा टू फैसिलिटेट अ ह्यूमन लाइक रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मतलब क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन लाइक रीजनिंग है वो एआई द्वारा या फिर मशीन द्वारा की जाएगी, ठीक है, दिस इज समथिंग अ लिंक, तो ये लिंक बेटर है आपका कि चलो ये दिस इज व्हाट वी कैन से लिंक, तो इफ यू लुक एट अ जनरलाइज्ड वे, तो दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। अब अगला वाला, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन में आपका क्या हो गया, चला गया, दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, ठीक है। नाउ अब यू लेफ्ट विद द व्हाट, यू लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर आइदर ए या सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी, तो आप यहाँ पर ना 50-50 के ऊपर आ गए, इवन इफ यू डोंट नो आप कहाँ पर 50-50 में आ गए, अगर ये 50% करेक्ट हो सकते हैं, 50% रॉन्ग हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे लेट करते क्या है, जेमिनी इज दैट मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपनएआई, जेमिनी वो मॉड्यूल है जो एआई द्वारा, ओपन एआई द्वारा क्या गया है, बनाया गया है। नाउ यू हैव टू चूज व्हिच वन इज द करेक्ट, तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेकंड ऑप्शन, तो तुक्का मारो, दोनों में से कोई भी जो भी आपको लगता है कि भाई ये सही होगा, तो आप जो है दोनों में से कौन सा भी जो है आप मार्क कर सकते हो, देयर इज नो वरीज अबाउट इट, कौन सा आप मार्क कर रहे हो, मार्क एनीथिंग, ठीक है। लेकिन व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखो तो दिस इज हाउ यू शुड बी गेस इट, दिस इज हाउ यू शुड बी मूव हेड इन इट, सारे के सारे सवाल जो है आपके जो आपने किए वही नहीं आने वाले हैं, आपको आपका गेस वर्क, आपके आपकी नॉलेज भी इंप्रूव करनी है,
ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखा है आपका जो भी आपका ओपन एआई है एंड आपका गूगल है, दे आर एक्टिवली परचेसिंग दिस मल्टी मॉडल एआई सिस्टम। ठीक है, उसका नाम क्या आपका ओपन एआई, ओपन एआई द्वारा चलता है। और इसको क्या बोलते हैं, GPT-3, GPT-4, सबको पता है, सबने ये, ठीक है, मॉडल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इमेज, मोबाइल ऐप्स, सबको पता है जीपीटी के बारे में, ठीक है, चैटबॉट्स हैं, ठीक है। ऑल द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्लेयर, दैट ओपन एआई एंड गूगल, दोनों भी जो है इसको डेवलप करने में आपको काम पे लग चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला आपके सामने पेज है। यस, हाउ मेनी रुपीज has central government has increased when it comes to MSP of wheat 2024-25। देखो ये ना अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, एमएसपी का जो भी किस्सा है वो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसलिए मैंने पर्टिकुलर इस स्लाइड में वो क्वेश्चन आपको डाल के रखा है, ठीक है। एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट 2025 कितना इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले वो ये भी समझ लो। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी जो है वो फार्मर को दिया जाता है, किसके द्वारा, फार्मर को मिलता है एमएसपी। किसके द्वारा मिलता है ये एमएसपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलता है। और इज दिस थिंग, तो जब भी फार्मर मार्केट में जाएगा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 1 क्विंटल ऑफ व्हीट इज इक्वल टू लेट्स से 1000 रुपए, एग्जाम्पल के बोलो, जैसे 1000 रुपए है, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट एमएसपी फॉर व्हीट इट शुड बी 1000 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है फिर कि मार्केट में जब भी फार्मर बेचने को आएगा, या फिर कोई अदर पर्सन है, जैसे कंपनी ए, एक तो कंपनी है, कंपनी नंबर ए है, या फिर कोई तो आपका मार्केट सेलर है, होलसेलर है, वो वहां पे बैठा है, कोई भी ए टाइप का बंदा बैठा है जिसको ये खरीदना है। तो जब वो व्हीट को खरीदेगा तो उसको कम से कम किस प्राइस में खरीदना है, उस चीज को कम से कम 1000 रुपए में उसको खरीदना ही खरीदना है, बिकॉज दैट इज द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट। 1000 रुपए के नीचे कोई भी इस फार्मर से उस बीट को नहीं खरीदेगा। कम से कम उस फार्मर को उस बीट के बदले में कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए तो फार्मर को मिल ही जाएंगे। दैट हैज बीन सेट। अगर कोई उसको खरीदता है तो लीगली बैन होगा। हाँ, कोई अगर 1500 में खरीदना चाहता है वही चीज, तो वो चीज ठीक है, दैट इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। ज्यादा खरीद सकते हो आप, एमएसपी से ज्यादा के लिए खरीद सकते हो, लेकिन उससे कम प्राइस में आप वो प्रोडक्ट फार्मर से नहीं खरीद सकते हो। दैट हाउ एमएसपी वर्क्स, ठीक है। तो अब आपका सवाल क्या है कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है एमएसपी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ व्हीट, किसके लिए, व्हीट के लिए, और 2024-25 सीजन के लिए। तो आपको बोला कितना वो इंक्रीमेंट है, कितना गवर्नमेंट द्वारा इंक्रीज किया गया है, ठीक है। तो फॉर हेल्प ऑफ यू आई विल टेल यू दिस हैज बीन इंक्रीज बाय 150 रुपीज। किया है गवर्नमेंट ने, 150 रुपीज का एमएसपी जो एग्जिस्ट किया गया है, ठीक है। तो फिर मतलब क्या होगा, देखो जो 1000 रुपए के आप कितने में खरीदोगे, आप कम से कम 150 में, 1150 में इसको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। क्योंकि 150 का क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। अब कोई नहीं खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, सपोज फार्मर से किसी ने नहीं खरीदा तो कौन खरीदेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि किसी ने नहीं खरीदा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपसे वो पर्टिकुलर व्हीट जो है आपको खरीदेगी, और कम से कम आपको कितना प्राइस देगी, 1150 रुपए, जो मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर 1150 रुपए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे देगी, नो वरीज अबाउट, ठीक है। दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी वर्क। आई होप सबको ये एमएसपी समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी को यहाँ पे जैसे बोला कि व्हीट का कितना हो गया, 150 रुपए इंक्रीज हो गए, तो अभी कितना है उसका पर क्विंटल, 2275 रुपए जो है उसका भी हर फार्मर को जो मिल जाएगा फॉर द सीजन 2024-25 के लिए, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है। अगेन दिस सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। मैंने इसके बारे में, मतलब अगर आपने जो पहले जो 100 जो एग्जांपल आपने किया है उसको अगर किसी ने आराम से रीड किया होगा तो वहां पे मैंने चीज डिस्कस की है, ठीक है। तो हाउ मेनी गवर्नर्स हैज अर्न दिस अवार्ड, तो रिमेंबर देयर आर टोटल 3 गवर्नर्स थे इनके साथ, शशिकांत दास साहब, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो कौन से 3 गवर्नर थे वो भी मैंने बोला था आपको, ठीक है। थॉमस जे जॉर्डन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वियतनाम से भी थे, और एक शशिकांत दास साहब थे। शशिकांत दास साहब अकेले नहीं है, इनसे पहले रघुनाथ राजन साहब जो है आगरा के गवर्नर, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट अभी, ठीक है, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड एज गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, किसको ये मिला है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पर्पस। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले पढ़ो, दिस इज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट। पहले तो वही वर्ड आपको सबसे पहले रीड करना पड़ेगा कि भाई जो भी बात चल रही है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चल रही है, ठीक है। तो इनमें से कौन होगा, रिमेंबर डिजास्टर मैनेजमेंट के किसके द्वारा दिया गया है, REC
लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड द्वारा जो है इसको ये अवार्ड अभी मिला है। ठीक है, अब देखो ना बात समझो, व्हाट इज आरईसी लिमिटेड, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो अभी इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में मैंने आपको शुरुआत में ही आरईसी के बारे में एक्सप्लेन किया है कि आरईसी क्या है, किस तरीके से है। रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा ये पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको कंट्रोल करती है आरईसी। तो उसका जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है, जो जबकि हम जहाँ पे हम फोकस करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जैसे मैनेजमेंट हम फोकस करते हैं, तो वो अवार्ड जो है आपको इस पर्टिकुलर एजेंसी को मिला है। ठीक है, नाउ ये जो अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग 1991 से हुई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Yes, RBI has imposed a penalty of 12.19 crore on which of the bank for the contravention of a norms related to loans and advances. ठीक है, जिसके रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका था। अब देखो ना बात समझो, व्हाट इज लोन एंड एडवांसेस, पहले वो समझो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लोन के बारे में बात करूं, व्हाट इज लोन? लोन इज नथिंग बट टू टाइप्स ऑफ लोन। सिक्योर्ड लोन है आपका, और एक लोन क्या आपका अनसिक्योर्ड जो है आपका लोन्स है। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स आता है आपके। ठीक है, एडवांसेस क्या होते हैं? आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये आपके एडवांसेस है। आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये आपके एडवांसेस है। ठीक है, तो बैंक जो आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, बैंक आपको एडवांसेस भी क्या करती है, प्रोवाइडेड करती है। तब उसके जो रूल्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं ना, कुछ नॉर्म्स जो होते हैं वो बैंक बनाती है, लेकिन दैट नॉर्म्स इज अगेंस्ट द आरबीआई के नॉर्म्स। आरबीआई ने जो कुछ गाइडलाइंस दी रखी थी उससे अगेंस्ट जाके जो है कुछ नॉर्म बनाते हैं, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक टू अस। अब ये जो नॉर्म्स है, क्या नाम से, वो पर्टिकुलर आपको जरूरत है नहीं है। जस्ट नीड टू बी रिमेंबर कि अभी कोई तो बैंक थी जिसने लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग जो कि नॉर्म्स से आरबीआई के दैट नॉट हैज फॉलोड, इसलिए उनके ऊपर कुछ पेनल्टी इंपोज हुई है। तो ऐसी कौन सी बैंक है? रिमेंबर दिस पेनल्टी जो है किसके ऊपर इंपोज हुई है? आईसीआईसी बैंक के ऊपर जो है ये पेनल्टी अभी लगाई गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम कंसर्न आपको नो नीड, आपको सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन पता होने के, नॉर्म पता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यू नीड टू रिमेंबर आईसीआईसी को भी इन नॉर्म्स के पनिशमेंट मिली है, प्लस जो कोटक महिंद्रा है उनको भी जो है ये पनिशमेंट, आपको उनके भी पेनल्टी मिली है। ये आपको पता होना चाहिए, किसको पेनल्टी मिली है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और किसके लिए मिली है, क्या रीजन होगा वो भी पता होना चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू कि तो लोन्स है आपके, और आपके जो भी एडवांसेस है उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स है, उसके बारे में ये पनिशमेंट उनको मिली है। आगे बढ़ते हैं। अमृतकाल विजन 2045 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कौन सी फील्ड के रिगार्डिंग हम अमृतकाल विजन 2047 को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्या लगता है आपको कौन सा होगा? रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ लिख के दिया था रिगार्डिंग टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में। मैंने बोला था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी कुछ टारगेट दे रखे हैं। ठीक है, टारगेट अभी नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो वॉच करो, वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बोला है हमने कि हम 2047 तक एक टारगेट है हमारा, इतना इतना जो है हम टूरिज्म इंडस्ट्री से कमाएंगे इस पर्टिकुलर ईयर तक। इसके बारे में उन्होंने फंडिंग के बोला टूरिज्म इंडस्ट्री। इसी तरीके से जो आपकी मैरीटाइम इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपका बात चल रहा है, जो आपकी मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसने भी जो है खुद के लिए, खुद का टारगेट रखने के लिए जो है अमृतकाल विजन 2047 को लॉन्च कर रखा है। कौन सी इंडस्ट्री? मैरीटाइम इंडस्ट्री ने भी ये ही चीज दोहराई है। अब ये क्या दोहराई है या फिर उनको क्या कहना है तो भी समझ लो। अकॉर्डिंग टू देम दे वांटेड टू अचीव, जैसे एग्जाम है, जो एग्जाम है, व्हाट इज एग्जाम इज सेइंग, व्हाट इज एग्जाम? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। व्हाट एग्जाम इज सेइंग कि हम जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, अचीव मोर $450 billion इन इट ऑफ ट्रेड इन 2022-2023 तक। ठीक है, तो व्हाट दे हैव बीन डिसाइडेड, व्हाट इज द पीएम मोदी हैज डिसाइडेड, मोदी जी ने क्या बोला है कि मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2025, इसके अंतर्गत हम एक रोड मैप बनाएंगे जिसके तहत हम बोलेंगे कि नेक्स्ट 25 इयर्स में जो हमारा भारत है वो क्या बनेगा? आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, किस चीज में आत्मनिर्भर बनेगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। जो हमारे मैरीटाइम सेक्टर्स है उसको डेवलपमेंट करने में, अब उसको क्या डेवलपमेंट करना है? तो वी नीड टू बी मेक इट मोर स्ट्रैटेजिक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर पोर्ट हो गए, जो ऑपरेशन है पोर्ट के, जो हम ऑपरेशन करते हैं ग्लोबल, ठीक है, तो मेक इट मोर फास्टर ग्लोबल कोऑपरेशन, उसके लिए हो गए।
ये जो सारी चीजें उनको करवानी है उसके लिए इंक्रीमेंट करने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर विजन उन्होंने रखा है कि हम इस तरीके से जो है खुद को डेवलप करके लेके आएंगे। तो कब तक डेवलप करेंगे, ये हम 2047 तक जो है हम इसको इम्पोर्टेंट देने वाले हैं, आगे लेके जाने वाले हैं। अब ये भी याद रख लेना इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये भी याद रख लेना इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल। ये जो टारगेट है किसका है, तो IRDAI द्वारा ये टारगेट लॉन्च किया गया है। वो क्या बोल रहे हैं कि सबके लिए इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करेंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सब लोग ऐसे होंगे जिनको हम विजन, हम खुद के लिए विजन रखते हैं कि 2047 तक हम इंडिया में ऑलमोस्ट सारे पॉपुलेशन को जो है हम इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, इंश्योरेंस फॉर ऑल IRDAI का है। ठीक है, नाउ which of the following has bagged the prestigious UN Award 2023 for its contribution to sustainable reporting? Sustainable reporting करना मतलब क्या है, keep on the positive reporting without any influence। किसके द्वारा ये क्या कहने से बनाया गया, ये अवार्ड किसको लिए मिला है? तो remember this award is received by the Institute of Chartered Accountants of India। Institute of Chartered Accountant है, उनको ये अवार्ड पर्टिकुलरली मिला है। ठीक है, अब ये जो Institute of Chartered Accountant है इंडिया का बहुत ज्यादा रेप्यूटेड, आई कैन से इंस्टीट्यूट है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको याद रख लेना। और जो UN CAD है, ठीक है, UN CAD है, इसके बारे में भी यू कैन रीड इट। ठीक है, नाउ आगे सॉरी ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन था, व्हिच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ DG कवच पोर्टल टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। जो भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी कंपनी द्वारा DG कवच प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? रिमेंबर दिस हैज बीन लॉन्च बाय द गूगल। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? गूगल ने जो है पर्टिकुलरली ये इसको लॉन्च किया है। DG कवच किसने लॉन्च किया है? गूगल द्वारा जो है आपका DG कवच लॉन्च है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो RSC के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, RSC लिमिटेड हैज साइन अ MOU विच बैंक फॉर को-फाइनेंसिंग फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ अ पावर सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। जो भी पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट होंगे वहां पे अगर कुछ फंडिंग का इशू आता है, लोन्स का इशू आता है, ठीक है, तो वो लोन्स प्रोवाइड करना फॉर द पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक का डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, उसके लिए पावर सेक्टर में फंडिंग जो है प्रोवाइड करना, उसके रिगार्डिंग कौन सा बैंक है जिसने RSC के साथ जो आपका टाई अप किया है, या फिर कौन सा बैंक है जो RSC को फंडिंग प्रोवाइड करेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स फॉर दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, कौन सा होगा? ठीक है, रिमेंबर दिस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ आवर वेरी फेवरेट एंड वेरी फेमस बैंक, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। इसके द्वारा हुआ ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा RSC के साथ टाई अप किया उन्होंने कि भाई हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलपमेंट के लिए जो हम कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो है हम वहां पे फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, जो भी फंडिंग होगा दे विल प्रोवाइड। ठीक है, और RSC किसके साथ काम करता है? RSC जो है मिनिस्टर ऑफ पावर के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, नाउ which of the following has introduced a new provision or a special category of a FOSCO portal? ठीक है, remember this new category of a FOSCO portal जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, this has been launched by the FSSAI। इसके द्वारा ये लॉन्च हुआ है, FSSAI द्वारा जो है लॉन्च है। देखिए सवाल ये होता है कि बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये पोर्टल क्या है। remember this is called the food safety compliance system, food safety compliance system। ठीक है, दैट इज अ फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, ये पर्टिकुलर कैटेगरी है। अगेन फूड सेफ्टी होगा तो किसका होगा? FSSAI का भी होगा, वी आर अवेयर अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट, यस, रेमिशन ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है आपका दैट सपोर्ट स्कीम इनिशियली सेट टू एक्सपायर ऑन 30 अक्टूबर से एक्सपायर होने वाला था, लेकिन अभी जो है इसको एक्सटेंशन मिला है। और इसको एक्सटेंशन कितना मिला है? इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू जून 2024 तक। ठीक है, जून 2024 तक को जो है इसको एक्सटेंशन मिला है। रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हो, आराम से रीड कर सकते हो। ओके, तो हियर वी कंप्लीटेड द टोटल 20 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग जो है सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो, सारी चीजें जो लिख रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर लिख लेना। ठीक है, फॉर दिस लेक्चर विल स्टॉप हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट कर लेना। हम जल्द ही जो है आज, अब देखो हमने जो 100 MCQ कर लिए हैं,
तो जल्दी ही हम क्या करेंगे, हम 1000 एमसीक्यू को टारगेट करेंगे ताकि मैक्सिमम एमसीक्यू, मैक्सिमम टॉपिक्स हम डिस्कस करके एग्जाम में जा सके और आपकी अच्छे से नोट्स जो है आपके बन जाए और यू विल बी द बेस्ट पर्सन, बेस्ट आप जो एग्जाम में उतरो तो आपका पूरा जान लगा के उतरना, ठीक है। यस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।